हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग 10th साइंस चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं और हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर का फ्रॉम वेरी बेसिक। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में ये समझ लें कि इसमें क्या है ऐसा इंट्रोडक्टरी पार्ट या क्या है इसमें ऐसा जो हम पढ़ रहे हैं इसको। तो एक्चुअल में ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ में और हमारे एक छोटे से हिस्से से, यानी आप कह सकते हो हाउस होल्ड वर्क से, एक बहुत बड़े डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है देश के इंडस्ट्रीज, उससे जुड़ा हुआ है। यानी फ्रॉम वेरी बेसिक हाउस होल्ड वर्क्स टू द लार्ज इंडस्ट्रीज वी मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिनन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होता है, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। इसको हम फिजिक्स का एक चैप्टर बोलेंगे। ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, लेकिन आपके साइंस में तीनों पार्ट को एक साथ कंबाइन किया गया है। इनिशियल चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं और फिजिक्स और बायो के चैप्टर्स भी आपको मिलते हैं और कुछ एनवायरमेंटल साइंस भी आपको मिलता है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स का हिस्सा कहा जाएगा, जो कि आपके 10th साइंस बुक में चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी नाम से इंडिकेटेड। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रिसिटी फेनोमेनन की बात हम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हम घर में यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस को रन करने के लिए। जैसे कि आप घर में मिक्सी को रन करते हो, आप घर में इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हो, और इतना ही नहीं, आप घर में छोटी छोटी डिवाइसेस और यहां तक कि आप कूलर, एसी, इन सब को इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी से ही आप रन करवा सकते हो। इतना ही नहीं, जब हम इंडस्ट्रीज लेवल में काम करते हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रन होती हैं इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज में, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है देश के डेवलपमेंट में, कि इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन को एक इंडेक्स माना जाता है देश के डेवलपमेंट का। यानी कोई देश जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकता है, उतना ज्यादा क्या कर सकता है वो देश उतना ज्यादा अपने आप को डेवलप बोल सकता है, या हम उसको डेवलप कह सकते हैं। क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारा वर्क भी करना होता है। वो वर्क डिपेंड करता है, हमें डैम बनाना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर से भी बनती है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को हम कोल से भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो पोल्यूशन ज्यादा जनरेट करेगा, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि डैम बना के पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, पहले तो काइनेटिक में, फिर उसको इलेक्ट्रिक में बदलें, जिसके बारे में आप लेटर ऑन पढ़ेंगे। पर आज हमें मेन फोकस करना है कि कहां कहां इसका एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। तो एक एप्लीकेशन मैंने बताया कि हाउस होल्ड से लेके इंडस्ट्री तक आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, और देश का डेवलपमेंट भी या इंडेक्स भी होगा देश के डेवलपमेंट का। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, बहुत सारी नेचुरल फिनोमेनन है, जैसे आप थंडर देखते हो, यहां भी आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो। इसके अलावा आप अपनी बॉडी की बात करो तो अपनी बॉडी में ब्रेन पूरे ऑर्गन्स को इंफॉर्मेशन देता है, ब्रेन ऑर्गन से कम्युनिकेट करता है। इस कम्युनिकेशन में भी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का ही यूज होता है, जिसके लिए नर्व सेल्स होती हैं, जिसके बारे में आप 10th क्लास में बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की बात हम तब भी करते हैं जब हम डिफरेंट एटम्स को एक मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़ने की बात करते हैं, या डिफरेंट एटम्स की मदद से एक सॉलिड बनाने की बात करते हैं। तो वहां भी जिस फोर्स के कारण एटम्स जुड़े होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, या जिस फोर्स के कारण एटम जुड़कर एक सॉलिड बनाते हैं, वो फोर्स भी इलेक्ट्रिक नेचर का होता है। एक बिट आइडिया मैं लेटर ऑन देने वाला हूं उस इलेक्ट्रिक फोर्स के से रिलेटेड। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी की बात तब भी करते हैं जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। यानी घर में एंटरटेनमेंट से लेकर एक कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू आप लो तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम अब की कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को सोच भी नहीं सकते। पहले तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग मानो की इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं हुई, पर आज के सिनारियो में, मॉडर्न सिनारियो में इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को सोच पाना एक मुश्किल टास्क हो जाएगा। क्योंकि यदि आप रियल लाइफ से भी रिलेट करो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को, तो आपके हर आप कहोगे कन्विंस में, आपके हर कंफर्ट में और आपके हर काम में इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जन्म हुआ,
किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं, लेकिन इस चार्ज को किस तरीके से हिस्टोरिकली डेवलप किया गया, कौन कौन से स्टेप्स हुए जब ये चार्ज की बात हुई, तो उस पर हम लोग आज काम करेंगे। तो जब हम इस चार्ज की बात प्यारे बच्चों करते हैं तो सबसे पहले तो लोगों ने रबिंग की। जब हम बहुत पुराने एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, यहां तक कि हम स्टोन एज की बात करते हैं, पत्थरों के एज की बात करते हैं, जब लोग पत्थर से ही अपना औजार बनाते थे, यानी अपने आप कह सकते हो कि जो भी जिससे वो शिकार करते थे वो इंस्ट्रूमेंट्स भी आप वो स्टोन से ही बनाते थे, और स्टोन की मदद से ही वो अपने डेली के फूड का पूरा अरेंजमेंट करते थे। तो इसी टाइम पे इन्होंने आग की, पहिए की, मतलब आप कह सकते हो कि उस टाइम पे फायर आ गया, उस टाइम पे इन्होंने व्हील्स की खोज की, तो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में वो आग को कैसे पता कर पाए, रबिंग करके पता कर पाए। जब 2 स्टोन को रब किया तो उन्हें आग दिखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने आग का इंपॉर्टेंस समझा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को डेवलप करते गए। ठीक, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये चार्ज की बात कैसे आई। तो चार्ज की बात भी रबिंग से ही आई, रबिंग फेनोमेनन से ही चार्ज का डिस्कशन शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो आप डेट याद रखें, 600 बीसी के अप्रॉक्स स्टार्टिंग हुआ इस चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसने चार्ज पे डिस्कशन किया, तो एक जर्मन के फिलोसफर थे, यानी जर्मन फिलोसफर थे। अब इतना ज्यादा हिस्टोरिकल आपको याद करना नहीं है, बस आप समझ लें कि कैसे शुरुआत हुई। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप इन चीजों को रटें, यू नीड नॉट वरी अबाउट रिसाइटिंग ऑल दीज थिंग्स, सिर्फ समझिए कि कैसे ये सब आया। तो स्टार्टिंग में 600 बीसी, 600 बीसी का मतलब है एक्चुअल में इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम रेफरेंस बोले जब क्राइस्ट या ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। तो उनके जन्म के पहले के टाइम को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और उनके जन्म के बाद के टाइम को बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट या एनो डेमनी। ठीक है, तो आज की कंडीशन में हम कहां पे हैं, 2021 में, यानी इस पोजीशन से हम कितना आगे हैं, 2021। ठीक है, और यदि 600 बीसी बोला जा रहा है तो हम कितने पीछे गए हैं, 600 इयर्स अगो गए हैं। कब, ईसा मसीह के जन्म के। तो 6 मतलब आज की कंडीशन में कितने साल पहले कहला जाएगा, लगभग 2600 ईयर अगो कहला जाएगा, जब पहली बार रबिंग की बात की गई। किसके द्वारा की गई, ये नाम था इनका जर्मन फिलोसफर का, थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्होंने, थेल्स ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले प्रयास किया इस चार्ज को, लेकिन उन्होंने चार्ज नाम नहीं दिया, चार्ज ये बता नहीं पाए। तो क्या किया इन्होंने एक्चुअल में रब किया। किसको रब किया, एम्बर को फर के साथ, ये काम इन्होंने किया। एम्बर क्या होता है, ये एक्चुअल में एक फॉसिलाइज्ड ट्री का रेजिन होता है। तो इसको इन्होंने क्या किया, रब किया फर के साथ, और इन्होंने एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखा। इन्होंने देखा कि ये अट्रैक्शन दिखा रहा है। जब हम स्मॉल स्ट्रॉ के साथ या इस पर जब हम ऐसा रबिंग करते हैं तो इस एम्बर के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई अट्रैक्शन की। तो ये सबसे पहले किसने देखा, थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा, जो कि जर्मन फिलोसफर थे। लेकिन इन्होंने कोई बहुत बड़ी इसकी बिहाइंड साइंस को नहीं बता पाए। तो फिर किन्होंने साइंस बताया, फिर साइंस बताने का काम किया 600 एसी में, यानी अब आप आ जाओगे, एसी बोलो या एडी बोलो एक ही बात है। ठीक है, अब जब हम 600 एसी में आ जाते हैं तो यहां पे हमें मिलते हैं विलियम गिलबर्ट। इन विलियम गिलबर्ट ने क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो आपको एम्बर के अंदर मिली थी, वो सिर्फ एम्बर के अंदर नहीं मिलती। ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बहुत सारे सबस्टेंस के पास होती है। ठीक है, इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को इन्होंने इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन नाम दिया, क्योंकि एक्चुअल में एक रीजन भी है इसको बोलने का, क्योंकि जो एम्बर है ना आपका, ये लैटिन भाषा में इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इस कारण से भी इन्होंने इसको इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बोला, क्योंकि सबसे पहले तो एम्बर के साथ ही इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को पाया गया था। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हो विलियम गिलबर्ट ने दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अकेला एम्बर के बारे में नहीं, रादर उन्होंने इस अर्थ में एग्जिस्ट करने वाले कई सबस्टेंस को रिलेट किया अट्रैक्शन प्रॉपर्टी से, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बोला। उसके बाद 1672 में ऑटो वन ने
इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन की बात तो अब तक हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक रिपल्सन की बात की। तो इलेक्ट्रिक रिपल्सन की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे पहले 1672 में की गई। यानी इससे पहले सिर्फ अट्रैक्शन बताया गया था, अब हमें इलेक्ट्रिक रिपल्सन भी पता चल गया। ठीक, ये दोनों चीजें अब हमें समझ में आ गई। यानी सीधी सी बात है, यदि ये दो सबस्टेंस आपको एम्बर और फर मिल रहे हैं, दोनों के अंदर अपोजिट चार्ज डेवलप हो चुका है। एक के अंदर यदि नेगेटिव चार्ज आया होगा तो एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अब तक इस नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। कोई भी डिस्कशन इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं किया गया था। लेकिन अब हम बात करेंगे इसी टाइम पे, लगभग से आप कह सकते हो ये जो काम हुआ जो अभी बता रहा हूं वो 17th सेंचुरी में ही हुआ। 17th सेंचुरी में ही आप ये वाला काम देखोगे। अब यहां पे एक काम तो ये हो ही चुका था बहुत पहले से, एम्बर और रेजिन को रब करने वाला काम। ठीक है, एक काम यहां पे आप और कैसे है, एम्बर और फर को कह सकते हो। ये एम्बर ही एक्चुअल में रेजिन है। ठीक, तो रेजिन और फर कह सकते हो। तो रेजिन और फर या एम्बर और फर को रब करने का काम हो चुका था। अब एक काम और हुआ, ग्लास को रब किया गया सिल्क के साथ। तो ये काम अब होना शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी थी अलग पाई गई। ग्लास के अंदर अलग प्रॉपर्टी देखने को मिली, एम्बर के अंदर अलग प्रॉपर्टी देखने को मिली। तो एम्बर के अंदर जो प्रॉपर्टी देखने को मिली और जो चार्ज डेवलप हुआ उसको बोला गया रेजिनस चार्ज, और जो ग्लास के अंदर प्रॉपर्टी देखने को मिली उसको बोला गया विट्रस चार्ज। तो इस तरीके से रेजिनस और विट्रस वर्ड की जो बात की गई वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई, ये चाहो तो लिख लो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, स्टीफन ग्रे। तो इस नाम को, रेजिनस और विट्रस को, स्टीफन ग्रे ने दिया, और स्टीफन ग्रे ने ये काम 1729 में किया, यानी 18th सेंचुरी में आप कह सकते हो ये काम किया। ठीक है, 17th सेंचुरी में आपका ओटो वन ने इलेक्ट्रिक रिपल्सन बता दिया था। अब स्टीफन ग्रे ने रेजिनस और विट्रस दो चार्ज की बात की। ठीक है, और इतना ही नहीं, स्टीफन ग्रे ने इन चार्ज के आधार पर सबस्टेंस की बात की। इसके अलावा स्टीफन ग्रे ने बच्चों ये भी बात बताई कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकती है, ऐसा स्टीफन ग्रे ने बताया। फिर एक साइंटिस्ट और है जिन पर मैं डिस्कशन करूंगा, फ्रांकोइस डुफी। इन्होंने क्या बताया वो आप समझ लो। फ्रांकोइस डुफी ने यह बताया कि जब आप ये ट्रांसफरिंग करते हो तब कंडक्टर और इंसुलेटर की बात का पता चलता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में एक बेसिक बात बता दी गई थी फ्रांकोइस डुफी के द्वारा। इसके अलावा फ्रांकोइस डुफी ने इस चार्ज को, जिसे आपने रेजिनस बोला था, उस चार्ज को फ्रांकोइस डुफी ने ही नेगेटिव चार्ज बोला, और वो चार्ज जिसे आपने विट्रस बोला था उसे इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला। ये बात आप ध्यान रखें, यानी पॉजिटिव चार्ज ग्लास के अंदर आया है और नेगेटिव चार्ज एम्बर के अंदर आया है रब करने पर। ये बात किन्होंने बताई, ये बात फ्रांकोइस डुफी ने बताई। तो ये एक हिस्टोरिकल प्रीव्यू था कि किस तरीके से डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। यानी आप कह सकते हो कि मेन काम तो स्टार्टिंग में लोगों ने रब करना शुरू कर दिया था स्टोन एज के टाइम, धीरे धीरे वो डेवलप होता गया। बाद में 600 बीसी में, ईसा के 600 ईयर्स अगो जन्म के, क्या हुआ, जर्मन फिलोसोफर थेल्स ऑफ मिलेटस ने एम्बर और फर को रब करके देखा और उन्होंने अट्रैक्शन का ही नेचर देख पाया चार्ज का। इसके बाद उन्होंने 1600 में, बीच में भी बहुत कुछ हुआ। हिस्टोरिकल प्रीव्यू देखो तो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, मैं मेन आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। 1600 में विलियम गिलबर्ट ने इस इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन को और कई सबस्टेंस के साथ ऑब्जर्व किया और इन्होंने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन सिर्फ एम्बर में नहीं और बहुत सारे सबस्टेंस में भी होता है। 1672 में ऑटो वन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक रिपल्सन को भी डिफाइन किया इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन के साथ साथ, और उन्होंने एम्बर, रेजिन और फर और साथ ही साथ ग्लास और सिल्क, ये दो तरीके के चार्ज की बात फिर इन्होंने की, स्टीफन ग्रे ने की 1729 में। और इन्होंने कहा कि एम्बर रेजिन को, यानी ये कौन सा रेजिन है, फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन, फर के साथ अट्रैक्ट मतलब रब करने पर जो चार्ज आएगा वो रेजिनस होगा, और ग्लास को सिल्क के साथ वो विट्रस होगा। एक्चुअल में ग्लास को विट्रस बोलते हैं लैटिन भाषा में, इसलिए ये चार्ज विट्रस चार्ज कहलाया। हालांकि वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बता पाए थे स्टीफन ग्रे। अब ये साइंटिस्ट नाम आपको ना याद आए कोई सुनिए, आप ये याद कर लें कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद फ्रांकोइस डुफी ने कंडक्टर और इंसुलेटर की बात की और इन चार्ज का नाम उन्होंने दिया। इस
रेजिनस चार्ज को उन्होंने नेगेटिव चार्ज और इस विट्रस चार्ज को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला। यानी हमें यह पता चल गया कि जब हम ग्लास को रब करते हैं सिल्क के साथ तो हमें ग्लास में हमें विट्रस यानी पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो ऑब्वियसली सिल्क में फिर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और यदि हम एम्बर को फर के साथ रब करते हैं तो एम्बर में हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है, तो फर में ऑब्वियसली कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरीके से एबेनॉइड रॉड को रब किया जा सकता है, एबेनॉइड रॉड में नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये रबिंग आपने बहुत डिटेल से इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ी है, आज तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल प्रीव्यू आपको समझ में आया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की जो बात हुई है उसे हम चार्ज में समझेंगे, जो हमारा आज का इनिशियल टॉपिक है। तो चार्ज के बारे में तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि चार्ज डेवलप होता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। एक एटम की बात जब की जाए तो उस एटम के सेंटर में एग्जैक्टली क्या होते हैं वो आपको याद रखना चाहिए। न्यूक्लियॉन्स होते हैं और ये न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ जो घूम रहे होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से एक एटम के पास ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है, या दूसरा प्रोटॉन बोल दो, तो तीसरा न्यूट्रॉन है। तो दीज आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट एन एटम है, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही चार्ज की बात होती है। यानी चार्ज के डेवलप होने में न्यूक्लियॉन्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या कोई इनका योगदान नहीं है। द एंटायर गेम इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेनेवर वी कंसीडर चार्ज एज अवर डेफिनेशन। तो चार्ज के डेफिनेशन में भी हमको इलेक्ट्रॉन्स की बात ही करनी है। यदि इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो गया, यदि आप सोडियम की बात करो तो सोडियम में प्यारे बच्चों 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर 11 के साथ साथ आपका सोडियम एटॉमिक मास भी रखता है। इस तरीके से हम सोडियम को दिखाएंगे। यहां पे 11 एटॉमिक नंबर को ये 23 एटॉमिक मास को डिनोट करेगा। ये जेड ही कहलाता है पी, जो कि यहां 11 है, और ये ए ही कहलाता है न्यूट्रॉन प्लस आप कह सकते हो प्रोटॉन। यानी आप कह सकते हो यदि 11 प्रोटॉन है तो बचे हुए 12 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कितने यहां पे न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। जब तक कोई सब्सटेंस या कोई एटम चार्ज नहीं रखता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन भी 11 है। यानी यदि इसको आप बनाओ तो सेंटर में आपका पूरा मास हो गया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचा हुआ एक थर्ड ऑर्बिट में आएगा। इसे KLM ऑर्बिट बोलते हैं, और ये KLMN जितनी भी ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2n² रूल की मदद से, ठीक है। यानी पहले में n की जगह 1 रखना होगा, तो n की जगह जब आप 1 रख दोगे तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में भरे जाएंगे, जो मैंने भर दिया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भर दिया। तीसरे ऑर्बिट में वैसे तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर अब 18 है ही नहीं, तो जितने बच गए उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां 1 बच रहा था क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन भरना था, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट ऑर्बिट में आएगा। हर एटम चाहता है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रखे या 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रखे, जिसे हम डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन रखना और ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन रखना बोलते हैं, जिससे एटम अपने आप को स्टेबल मानता है। इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को चाहेगा कि या तो हम हटा दें, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हटाएगा जैसे ही, तो ये Na पॉजिटिव कहलाएगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे एटम भी हो सकते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रखें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम। इसीलिए मैग्नीशियम के केस में आप लोग +2 की बात करोगे, आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये चार्ज की बात की है। एल्यूमिनियम में आप लोग +3 की बात करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और केसेस भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में, क्लोरीन के लिए आप ध्यान से देखो तो क्लोरीन में होता है 17 और 35, यानी क्लोरीन होता है 17, तो 17 होता है तो यहां पे तो आप सेंट्रल ले लोगे, 2 लोगे, फिर 8 लोगे, फिर आपको 7 लेना पड़ेगा। तो ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये Cl- कहलाएगा। तो अल्टीमेटली मैं ये सब क्यों बता रहा हूं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है
गेन करता है तो नेगेटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो पॉजिटिव हो जाता है। द एंटायर गेम इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन चार्ज और डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। तो सिंपली चार्ज क्या है? इट इज सिंपली एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हो, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप द चार्ज। एक्सेस हो गया तो नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड, डेफिशिएंसी हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड। ठीक है, एक्सेस कभी भी हो जाएगा तो हम उसको नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा कहीं से तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। जैसे कि सोडियम के केस में हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर किया था, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था, तो सोडियम आपका प्लस चार्ज दे रहा था। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ था तो +1 चार्ज। इसी तरीके से क्लोरीन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को मांगा था। ठीक है, इसी तरीके से फिर इनके बीच में कंपाउंड बनने की बात होती है। ठीक है, जैसे Na और Cl मिलकर NaCl बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि Na को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर इसके बाद आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, इस तरीके के कंपाउंड्स बनना शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, तो यहां पे जो पार्टिकल्स आपको मिले हैं वो कैसे पार्टिकल्स हैं? तो यहां पे ऑब्वियसली आप जब बात करोगे इंडिविजुअली तो आपको 3 तरीके के पार्टिकल्स मिलेंगे। प्रोटॉन मिलेगा और आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, जब आप इंडिविजुअली बात करोगे तो ये आयंस के फॉर्म में हो जाएंगे। तो एक्सेस यदि इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो वो नेगेटिव चार्ज दे रहा है, और यदि उसमें डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की हो गई है तो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। एक एटम हमेशा ये सब एटॉमिक पार्टिकल रखता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। इस प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, जैसा आप देख पा रहे हो ये प्रोटॉन का बिहेवियर देगा। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता तो नो चार्ज आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम माइनस का चार्ज बोलते हैं। हालांकि इनकी वैल्यू को भी हम याद कर सकते हैं, चार्ज को Q, कैपिटल Q से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पे प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को कूलम से शो करते हैं क्योंकि इस चार्ज पे सबसे पहला काम कूलम नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए कूलम कैपिटल C से चार्ज की यूनिट को हम दिखाते हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन में 0 कूलम चार्ज बोला जाएगा। इलेक्ट्रॉन में यही चार्ज माइनस में होता है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होता है। ठीक, इसीलिए एक पर्टिकुलर कंडीशन में जब आप एटम को कंसीडर करते हो तो वो अपने आप को 0 चार्ज देगा। या क्यों 0 देगा? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, वो बैलेंस कर देते हैं। अब हम मास की बात करें तो मास प्रोटॉन का होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। यही मास न्यूट्रॉन का होता है 6.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यही मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको देखकर आप साफ साफ कह सकते हो कि ये दोनों तो पावर सेम है, तो वैल्यू जिसकी बड़ी वो बड़ा, तो इसकी वैल्यू बड़ी, यानी मास न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है। ये पावर ज्यादा है माइनस में, यानी वो कम है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर में, किसी भी एटम के सेंटर में मास को कंसंट्रेट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल कहा जा सकता है इन दोनों के मास के कंपेयर पे। ठीक है, क्योंकि पावर जितना ज्यादा माइनस में उतना कम हो जाएगा उसका अमाउंट या उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज इज सिंपली एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ देयर अकर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन we have negative charge. If there occur deficiency of electron, there is positive charge. और इन चार्ज के बारे में ये थोड़ा सा आइडिया आप रखें। अब इस चार्ज से रिलेटेड कुछ और हमें चीजें समझ में आना चाहिए। तो इस चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझ में आना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये चार्ज एक इंटरेक्शन रखता है। यदि ये चार्ज सेम अमाउंट के हैं और ये चार्ज लाइक हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव हैं तो रिपल करेंगे। हाँ, ये अनलाइक है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा इस चार्ज के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये मैंने डिटेल से बताया है, अभी सुनते चले समझते चले। ठीक है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बोला गया है कि ये जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मतलब ये 1 2 3 ये सब होगा। ठीक है, प्लस माइनस किसी में एन को आप ले सकते हो। तो ये जो चार्ज होता है वो एन यानी इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अभी आपको बताया गया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी चार्ज का ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो क्यों हमें एनी मिल जाता है इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के यूज करने से। इसके अलावा हम जब दो चार्जेस की बात करते हैं कभी भी और उन दो चार्जेस को सेपरेट करते हैं एक डिस्टेंस आर या डी से, तो उस केस में इनके बीच में जो फोर्स लगता है यदि वो लाइक है तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। वो अनलाइक है तो अट्रैक्टिव। ये फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करता है। मतलब ये आपको दोनों के मिलाने से पता चलेगा कि Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे K लगाते हैं। इस K को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इस K की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो और इसको यूनिट भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये कूलम है, ये कूलम है, ये मीटर है, तो इसकी यूनिट हो सकती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप लोग 12th क्लास में भी बहुत डिटेल से इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह पढ़ने वाले हो। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यदि मैंने वर्ड यूज किया है तो मैं बता देता हूं। इस चार्ज के बेसिस पर हम इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटते हैं। जब हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। ये आप चाहो तो लिख लो। इसके अलावा जब हम इस चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं, अब चार्ज को रेस्ट में कब पढ़ेंगे, चार्ज को रेस्ट में हम तब पढ़ेंगे जब रबिंग वगैरह की बात करेंगे। मोशन में चार्ज की बात हम कब करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, करंट के फ्लो की बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम करंट को फ्लो करते हुए यानी चार्ज को फ्लो करेंगे तब करंट होगा। अभी मैं करंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चार्ज को फ्लो करते हुए यानी चार्ज को मोशन में, तो चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वो साइंस जिसमें हम वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या वो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच जिसमें हम चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट ना बोल के करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल दें इस ब्रांच को। इलेक्ट्रिक करंट तो मैं डिफाइन करूंगा जिसमें हम चार्ज के मोशन की बात करेंगे, लेकिन इस ब्रांच को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरीके से हम पढ़ते हैं पूरे इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, या पूरे चार्ज को कह सकते हो। चार्ज की बात तो हो रही है, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन मोशन। तो ये एक चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। अब इस चार्ज के फ्लो होने से एक नया पैरामीटर मिलता है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जब चार्ज फ्लो होगा तो एक नया आपको क्या मिलेगा, पैरामीटर मिलेगा। उस पैरामीटर को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इस चार्ज से रिलेटेड आप कूलम यूनिट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये चार्ज था क्या, ये चार्ज कुछ नहीं, एन और ई का मल्टीप्लीकेशन। मैंने बताया है ये क्वांटाइजेशन कहलाता है। एन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर आप कह सकते हो, इंटीग्रल वैल्यू है ये। और ई क्या है, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। इसी फॉर्म में हमेशा आपका ये चार्ज रहता है। यानी चार्ज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन हो। चार्ज हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होगा। ये मतलब हुआ इस क्वांटाइजेशन का। और क्योंकि चार्ज में यानी चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, उसमें यूनिट कूलम है, तो यहां भी यूनिट कूलम होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया है, वो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने से ही डेवलप होता है और कैपिटल आई से इसको हम डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा तभी मिलेगा जब पाथ क्लोज हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए पूरा पाथ क्लोज होना चाहिए। तो सपोज आपने क्लोज पाथ दिया, एक मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। अभी मैं आपको पोटेंशियल भी बताने वाला हूं, क्योंकि बिना पोटेंशियल के कभी भी फ्लो नहीं हो सकता चार्ज का। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल एक ऐसा पैरामीटर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है
चार्ज के बीच में, और जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक फ्लो नहीं होता। जैसे आप एयर के फ्लो की बात करते हो तो एयर तभी फ्लो होता है जब हाई प्रेशर जनरेट हो और दूसरी जगह लो प्रेशर हो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर फ्लो होगा। आप वाटर के फ्लो की बात कर लो, आपको पानी की टंकी को अपने घर में भी आप देख सकते हो ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर एक आपको प्रेशर मिलेगा, नीचे तो उस प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी फ्लो हो सकता है। ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, क्योंकि हाइट पर आपको ज्यादा प्रेशर मिलता है। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है एच रो जी करके, उसमें हाइट आने पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी के फ्लो की बात करते हो। उसी तरीके से यदि आप चाहते हो करंट का फ्लो हो तो आपको एक प्रेशर के रेफरेंस में यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ कौन सा डिफरेंस चाहिए? वोल्टेज का। एयर के फ्लो होने के लिए एयर का डिफरेंस, उसी तरीके से वाटर के फ्लो होने के लिए प्रेशर का डिफरेंस, और इसी तरीके से आप कह सकते हो वाटर प्रेशर डिफरेंस बोल सकते हो, एयर प्रेशर डिफरेंस बोल सकते हो। यहाँ पे करंट प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? चार्ज प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज होता है, जो कि ऐसा डिफरेंस दे पाता है। तो उसकी डेफिनेशन भी मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक करंट की बात। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए जिसमें करंट के फ्लो की बात होगी। करंट का फ्लो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट का फ्लो मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट का फ्लो मिलेगा। अब क्या है ये करंट का फ्लो? करंट का फ्लो एक रेट है चार्ज के फ्लो होने का। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और रेट का मतलब होता है उस चीज के फ्लो को टाइम के रिस्पेक्ट में देखना, यानी चार्ज के फ्लो को यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, चार्ज के फ्लो को यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी Q/T इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। Q की यूनिट प्यारे बच्चों कूलम होती है, टाइम की सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड आपका करंट का यूनिट है। इस कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था। आप ऐसा कह सकते हो कैपिटल ए से ये डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप कहो कि किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड के लिए तो वो 1 एम्पियर करंट को दे देगा उस सर्किट में, यानी आपको 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा यदि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए इस सर्किट में फ्लो होता है। अब ये सर्किट क्या है? ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। ये वोल्टेज क्या है जिसके कारण से ये फ्लो हुआ, वो भी हम समझ लेते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग लिखें इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक वोल्टेज आप कह सकते हो कि एक ऐसा पैरामीटर है जो यहां पे चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करता है, और जब तक ये डिफरेंस नहीं आएगा चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता। तो इस इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम डिफाइन कैसे करें? इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करते हैं, और इसे हम पोटेंशियल बोलते हैं, और इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देने वाला एक आप पैरामीटर इलेक्ट्रिक वोल्टेज को बोलोगे। और इलेक्ट्रिक वोल्टेज एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। ठीक है, यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्टेज। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये वर्क डन होता है। कभी भी आप किसी पॉइंट से, लेट से ये पॉइंट आप नहीं जानते हो तो इनफाइनाइट मान लो, वहां से एक यूनिट चार्ज को सर्किट में कहीं लाना चाहो, तो द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब भी आप इस चार्ज को यहां से यहां लेके आओगे तो एक वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको V से दिखाते हैं, जिसे वोल्टेज आपने बोला, ये W/Q होता है। W की यूनिट जूल, Q की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट होगी, जिसे हम वोल्ट बोलते हैं। अगेन मैं यही बोलूंगा कि वोल्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया। तो V इज इक्वल टू W/Q हमें कैसे मिला समझ गए आप? ये एक वर्क डन है जो चार्ज को किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक सर्किट में लाने पर होता है। यह भी हो सकता है प्यारे बच्चों कि हम इस पॉइंट से, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जाएं। ऐसा करने पर भी हमें क्या मिलेगा? ऐसा करने पर भी हमें दोनों जगह एक पोटेंशियल देखने को मिलेगा। इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसे हम V या VAB या VA-VB से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही डेफिनेशंस यही बताती हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा वर्क डन है जो
चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया है, यानी इट इज ऑल्सो अ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज। तो आप पोटेंशियल की बात करो तो सिंगल चार्ज को सर्किट में लाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो सर्किट के विद इन ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाओगे। ऐसा करते हुए जब आप वर्क डन की बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और सिंगल चार्ज को यदि आप सर्किट में लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। दोनों ही केस में यूनिट आपकी वोल्ट, जिसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, बोली जाएगी। हाँ, ये जूल पर कूलम भी कही जा सकती है, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, तो अब तक के डिस्कशन में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा जिसकी यूनिट कूलम थी, और इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपली इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस था। डेफिशिएंसी में आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, और एक्सेस में नेगेटिव मिलेगा। इसी तरीके से करंट की बात की जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के रेट की बात की। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। कभी भी चार्ज फ्लो करवाना है तो आपको एक पोटेंशियल जनरेट करना होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली प्रेशर डिफरेंस जैसा है जिस कारण से आपने वाटर फ्लो की बात की, या उस प्रेशर डिफरेंस जैसा है जिस कारण आपने एयर के फ्लो की बात की। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों ही वर्क डन है। पोटेंशियल के केस में वर्क डन होता है किसी पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से चार्ज को सर्किट में लाने में, और पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन होता है चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में सर्किट के अंदर ही। ठीक है, हाँ, ये सर्किट क्या है अब ये भी समझ लेते हैं। ये सर्किट एक क्लोज पाथ है। सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ है प्यारे बच्चों जिस कारण से करंट फ्लो पॉसिबल है, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं बन पाएगा तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो सर्किट इज सिंपली अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ वेयर करंट कैन फ्लो। ठीक है, अब ये करंट फ्लो उस डायरेक्शन में होगा जो अपोजिट होगी। ये ऐसे डायरेक्शन में यदि फ्लो हो रहा है तो चार्ज यानी आपका इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये भी आप याद रखें। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इन सिंबल को भी मैं अभी समझा देता हूं। इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू होता है और ये करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल आपका करंट फ्लो होता है, और नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हर चीज जो भी मैं बता रहा हूं आप नोट करते चले। आज जैसा कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं 2 आवर्स के विद इन पूरा सॉल्व कराने वाला हूं, समझाने वाला हूं, तो मैं आपको करके दे रहा हूं। आज हर टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूं। इनकी नोट्स बनाना है तो आप इनिशियल वीडियोस देखें, जो बहुत सारी वीडियोस मैंने लिस्ट की हैं जिनको मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बेसिक चीजें को समझाई हैं, उन चीजों को भी आप देख लें। उनमें मैंने डिटेल से हर टॉपिक को समझाया है। एक वीडियो में मैंने चार्ज को ही समझाया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने चार्ज करंट रिवाइज कराते हुए फिर करंट को बताया है। तो इस तरीके से मैंने बहुत डिटेल से एनालाइज कराया है, तो वो भी देख लें। उसके बाद आप इसको भी प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें, हर चीज आपको समझ में आएगी। तो अब तक आपने चार्ज क्लियर कर लिया, करंट क्लियर कर लिया, पोटेंशियल क्लियर कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर कर लिया, करंट के कन्वेंशन फ्लो को समझ लिया। अब ये बड़ा जो टर्मिनल, बड़ा जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव को दिखाता है, छोटा आपको नेगेटिव को दिखाता है। अब ये एक सेल का सिंबल है, और जब कई सेल आप जोड़ देते हो तो ये एक बैटरी का सिंबल है। ठीक है, तो ये सेल और बैटरी का सिंबल भी आप देख लो क्विकली। और अब मैं आपको कुछ सिंबल सिखा भी देता हूं। जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हो, क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट, अब आप बताओ मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट यही है, क्लोज पाथ है, और जहां कंडक्शन हो सकता है। कंडक्शन का मतलब चार्ज का फ्लो, और इनडायरेक्टली आप कह सकते हो करंट का फ्लो हो सकता है। तो इट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ वेयर करंट फ्लोज और करंट कैन फ्लो। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग अब देख लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स इस इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में प्यारे बच्चों 2 तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, रादर 3 तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं एक्टिव टाइप के, जो सर्किट को एनर्जी देते हैं, या सर्किट को आप कह सकते हो डिफरेंस देते हैं एनर्जी का। वो एलिमेंट्स कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट। और कुछ होते हैं जो सर्किट से एनर्जी को लेते हैं, या तो लेकर डिसिपेट कर देते हैं यानी बाहर फेंक देते हैं हीट के फॉर्म में, या फिर यूज करते हैं और फिर वापस सर्किट को दे देते हैं। जैसे आपने शायद सुना हो कैपेसिटर, ये लेता है वोल्टेज के फॉर्म में और फिर दे देता है। कुछ इंडक्टर्स भी होते हैं जो मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी लेते हैं। ठीक, हालांकि आपको इतना ज्यादा इन पर काम नहीं करना है। एक्टिव में आपको सिंपली याद रखना है आपके वोल्टेज सोर्सेस, यानी आपका सेल, आपका बैटरी, ये सभी आपके एक्टिव सोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, ये वोल्टेज आपका सेल से भी मिलेगा, बैटरी से भी मिलेगा।
सेल का सिंबल आप याद रखें, ये सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव सेल का सिंबल है। बैटरी का सिंबल, ये कई सेल यदि आप यहां जोड़ोगे तो ये बैटरी बन जाएगा। यदि ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे कितने सेल लग गए, 1, ये सेल था, यहाँ पे कितने सेल लग गए, 3 लग गए, तो ये 15 वोल्ट का बन जाएगा, 5 3 15 वोल्ट का बैटरी बन जाएगा। तो कई सेल लगा के हम उसका क्या बढ़ा सकते हैं, आप कह सकते हो डिफरेंस बढ़ा सकते हैं, उसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके एक्टिव एलिमेंट्स हो गए। पैसिव एलिमेंट्स में प्यारे बच्चों आप बल्ब की बात करते हो, तो बल्ब का सिंबल ये होता है। आप फैन की बात कर सकते हो, और इन बल्ब और फैन को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। अब ये रजिस्टर क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रजिस्टर इस तरीके से डिनोट होता है, और ये रजिस्टर एक ऐसा मटेरियल है जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखता है। ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हर मटेरियल के अंदर पाई जाने वाली वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल करंट के फ्लो का अपोज करता है। करंट को कम नहीं करता, करंट के फ्लो को कम करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो क्या बोलोगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल, अ पर्टिकुलर मटेरियल, by which or by virtue of which the material resists the flow of current or the material opposes the flow of current। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल करंट के फ्लो का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जिन मटेरियल के अंदर या जिन पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसे हम रजिस्टर बोलते हैं, जिन डिवाइस के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों ओम। अब ये कहां से आया, कैसे आया, इस पर भी हम काम करेंगे। अभी तो आप इतना समझ लें कि ये रजिस्टर है जो पैसिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आप अदर एलिमेंट्स या ऑक्सिलरी एलिमेंट्स बोल सकते हो। जैसे अमीटर होता है, ये क्या करता है, ये करंट के अमाउंट को मेजर करता है। इसके अलावा वोल्ट मीटर होता है जो क्या करता है, ये वोल्टेज के अमाउंट को मेजर करता है, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए हम सीरीज में लगाते हैं मीटर को, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही निग्लिजिबल रखना चाहिए हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस। जबकि वोल्ट मीटर की जब हम बात करते हैं तो इसको पैरेलल में लगाते हैं। इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रख लो, जितना ज्यादा रख सको रख लो, ताकि करंट वोल्ट मीटर से ना जाए, ठीक है। अभी तो आप इतना याद रखो कि अमीटर से करंट का अमाउंट मेजर होता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज का अमाउंट मेजर होता है, करंट को सीरीज में लगाते हैं। अब ये सीरीज पैरेलल क्या है ये बाद में समझोगे, तब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, और वैसे आपने पढ़ा है तो याद भी होगा। और अदर एलिमेंट्स में आपका गैल्वेनोमीटर आ सकता है, जिससे करंट का हम लोग क्या पता कर सकते हैं, करंट का प्रेजेंस है या नहीं ये पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाट मीटर है जिससे हम पावर मेजर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिसपे हम काम करते हैं, जिनके बारे में और एक्सप्लेन करता चलता हूं। तो सर्किट एलिमेंट्स आपने समझा कि 3 तरीके से हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो सर्किट एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल को आपने देखा, अभी कुछ सिंबल और जो छूट गए हैं वो मैं एक्सप्लेन करता चलता हूं। अमीटर का सिंबल आपने देख लिया, वोल्ट मीटर का देख लिया, आपने रजिस्टर का सिंबल देख लिया, बल्ब का सिंबल देख लिया, सेल का सिंबल देख लिया, आपने बैटरी का सिंबल देख लिया। अब यदि वायर आपकी सिंपल वायर है तो ऐसा होगा, यदि वायर ज्वाइंट है तो ऐसा होगा, ठीक है। आप लिखते चले, वायर लिख लें, ज्वाइंट वायर लिख लें। यदि वायर क्रॉसिंग वायर है तो क्रॉसिंग वायर कैसे दिखाई जाती है, ऐसे आई क्रॉस कर गए यहां पे, ऐसे दिखाई जाती है, ठीक है। अब ये वायर एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वायर ही तो सर्किट को कनेक्ट करते हैं, सर्किट को क्लोज करते हैं, और क्लोज सर्किट में ही तो करंट फ्लो होता है, क्लोज सर्किट ही तो कंडक्टिंग पार्ट देता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये वायर बनेंगे किससे, ये वायर या तो कॉपर से बनेंगे, ठीक है, या तो एल्युमिनियम से बनेंगे, सिल्वर से थोड़ा महंगा हो जाएगा बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से कंडक्टिंग मटेरियल के वायर बनेंगे ताकि कंडक्शन हो सके। इसके अलावा और कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, इसके अलावा आपको और डिवाइसेस मिलेंगी, जैसे कि आपको स्विच मिलता है। आप चाहते हो घर पे आपके स्विच लगे हैं जिसका यूज करके यदि आप स्विच को क्लोज करते हो लाइट बंद हो जाती है। तो ये स्विच यदि ओपन है तो इस तरीके से डिनोट होता है, स्विच यदि क्लोज है तो क्लोज स्विच आपका इस तरीके से डिनोट होता है। तो दिस इज द ओपन स्विच, दिस इज द क्लोज स्विच। इसको डिनोट करने का एक तरीका और है, यदि आपने ऐसे लिख दिया तो ये ओपन स्विच है, और यदि आपने इसको क्लोज करना चाहा तो ऐसा है। पहले एक्चुअल में पुराने स्विच आते थे जिसको ऊपर करके नीचे करके अपन क्लोज करते थे, तो उससे इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अमाउंट को हम वेरी कर सकते हैं, उन्हें हम वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं, और उनका सिंबल आप देख लो, याद कर लो,
ऐसा सिंबल होता है, या फिर इसी वेरिएबल रजिस्टर को या रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, या वेरिएबल रजिस्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट एक डिवाइस है जो वेरिएबल रजिस्टर्स या वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि रेजिस्टर्स के अमाउंट को या रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करा सकता है। याद रखना, रजिस्टर एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस रखता है। हालांकि रेजिस्टेंस तो हर मटेरियल रखता है, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया गया है उसे रजिस्टर बोलते हैं। और यदि आप वेरी कर सको रेजिस्टेंस को, तो वो रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर कहलाएगा, और उस वेरिएबल रजिस्टर को ही हम रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब तक के डिस्कशन में क्या क्या आपने पढ़ा, एक बार और मैं रिकॉल करा दूं। हमने चार्ज पढ़ा, हमने करंट पढ़ा। करंट क्या है? करंट सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, Q बाय T है। यानी Q को हम एनी तो बोल ही रहे थे, यहां से Q को हम IT और बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलो। इसके बाद हमने करंट चार्ज के बाद हमने तीसरा वोल्टेज पढ़ा। वोल्टेज क्या है? W बाय Q है। ठीक है, यूनिट भी, Q की यूनिट क्या पढ़ा हमने? कूलम पढ़ा। इसकी यूनिट क्या पढ़ा? कूलम पर सेकेंड, जिसे एम्पियर बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या पढ़ा? जूल पर कूलम, जिसे हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की वोल्टेज डिफरेंस की, वो भी वोल्टेज W बाय Q ही होगा। और हमने डेफिनेशन में क्या बात किया? हमने रेजिस्टेंस अभी पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पे अभी नहीं गए हैं, हम जाएंगे। एक्चुअल में हर मटेरियल के पास, मैंने बोला कि रेजिस्टेंस होता है, तो ये आया कहां से? तो एक्चुअल में ये तब आया जब हमने ओम्स लॉ की बात की। तो हम ओम्स लॉ की बात करेंगे जहां पे हमें इस रेजिस्टेंस को समझना है, और रेजिस्टेंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट का, ये तो हम समझ गए। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हम समझ गए कि रेजिस्टेंस हर मटेरियल के अंदर होता है, और इसी कारण से जब भी किसी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होता है, करंट को जनरली हम अंदर से फ्लो मानते हैं, और वोल्टेज को जनरली हम टर्मिनल के अक्रॉस मेजर करते हैं। तो वोल्टेज को हम ऊपर ही ऊपर मेजर करते हैं, ऐसा कह सकते हो आप, और करंट को अंदर से फ्लो मानते हैं। तो जब भी करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, तो वहां पे करंट के फ्लो में कुछ ना कुछ अपोजिशन उस मटेरियल के कारण आता है। यानी एक कंडीशन आप समझ गए कि रेजिस्टेंस मटेरियल के कारण आता है, मतलब मटेरियल में रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ये बात याद भी रखना, मटेरियल के कारण ही रेजिस्टेंस आता है। कोई मटेरियल बहुत अच्छा है, सिल्वर जैसा, तो उसमें कम रेजिस्टेंस आएगा। कोई मटेरियल आयरन है तो थोड़ा ज्यादा आएगा। मटेरियल यदि रबर है तो बहुत ज्यादा आएगा कि करंट फ्लो ही ना हो पाए उसमें। तो इस तरीके से मटेरियल टू मटेरियल ये रेजिस्टेंस वेरी करता है। लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ मटेरियल टू मटेरियल वेरी करने वाला एक प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये लेंथ पे भी वेरी करता है, ये एरिया पे भी वेरी करता है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है? रेजिस्टिविटी नाम की एक प्रॉपर्टी और है जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किन पर्टिकुलर मैटर्स पे या किन पर्टिकुलर आप कहोगे कि पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। पर उससे पहले हम ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है आप सुन लें। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर हम लोग रेजिस्टेंस जिन मटेरियल से या जिन पैरामीटर से अफेक्ट होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से लेंथ ने, एरिया ने इन्फ्लुएंस किया, तो जो फैक्टर्स कहलाएगा रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला, और वहीं पे हमें रेजिस्टिविटी मिलेगा, तो हम रेजिस्टिविटी भी पढ़ेंगे। इतना करने के बाद हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे, और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट पे, जिसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, और साथ ही साथ घर में इलेक्ट्रिक मीटर जो लगा है उसमें किस तरीके से आप यूनिट कैलकुलेट करते हो, यानी इलेक्ट्रिक बिल की। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है वन बाय वन।